मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार और मेरे साथियों नमस्कार और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे चोल प्रशासन भाग 2, जिसमें प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और इन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ग्राम सभा क्या थी, उर क्या था, सभा या महासभा क्या थी, नगरम का क्या काम होता था, वारियम क्या था। ठीक है ना। तो चोल प्रशासन का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण या अन्य से हटकर के कोई एक विशेषता रही है तो वो है स्थानीय प्रशासन में स्थानीय स्वायत्तता, यानी स्थानीय निकायों में स्वतंत्रता। तो यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये हर बार सवाल पूछा गया है। तो अब ये जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मेरा प्रयास आप जब समझोगे तो ही सफल होगा। चलिए, तो चोल प्रशासन भाग 2, जिसमें प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, यानी चोल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल कि चोल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम। या फिर चोलकालीन मंडलम क्या थे? तो चोलकालीन मंडलम का तात्पर्य था प्रांत। चलिए, तो उस समय मंडलम की संख्या थी 8, यानी चोल काल में मंडलम की संख्या या प्रांतों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक, समझ में आया? चलिए, प्रांतीय प्रशासक मंडल मुडाली कहलाता था। चलिए देखो, 3 लाइनें पढ़ी और तीनों लाइनों में बहुत ही जबरदस्त शानदार सवाल बनेंगे। पहला सवाल, चोलकालीन प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम। दूसरा सवाल, चोलकालीन मंडलम की संख्या कितनी थी? 8। तीसरा सवाल, चोलकालीन प्रांतीय प्रशासक क्या कहलाते थे? मंडल मुडाली। ठीक है, मोस्ट है, ध्यान रखना। चलिए, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ, जिसमें चोल राज्य का विभाजन, सबसे पहले जो चोल राज्य है उसको प्रांतों में विभाजित किया गया, यानी मंडलम। मंडलम को बांटा गया कोटम, कोटम को बांटा गया नाडु, और नाडु को बांटा गया कुरुम, और कुरुम को बांटा गया ग्राम में। इस प्रकार से चोल राज्य विभाजन पहले मंडलम में, फिर कोटम, कोटम को वलनाडु भी कहा जाता, फिर कोटम या वलनाडु का विभाजन है नाडु में, या उसको जिला भी कहा जाता था। नाडु या जिला का विभाजन कुरुम यानी ग्राम समूह में, और कुरुम का विभाजन ग्राम में, यानी सबसे बड़ी इकाई मंडलम, उससे छोटी इकाई कोटम, उससे छोटी नाडु, उससे छोटी कुरुम, और उससे छोटी ग्राम। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट है और इसको रट लेना। चलिए, फिर मंडल मुडाली की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। प्रांतीय प्रशासक को मंडल मुडाली कहते थे और उसकी नियुक्ति कौन करता था? राजा। ये सामान्यतः राज परिवार का सदस्य होता था। तो मंडल मुडाली राज परिवार से संबंधित कोई ना कोई व्यक्ति होता था। चलिए, प्रांतों के अपने अधिकारी, सेना तथा न्यायालय
होते थे। फिर चलिए आगे, बड़े गांव को तन्यूर या तंकुरम कहा जाता था। तो यहाँ सवाल बन गया मोस्ट कि चोलकालीन बड़े गांवों को तन्यूर या तंकुरम कहा जाता था। तो चोलकालीन बड़े गांवों को क्या कहा जाता था? तन्यूर या तंकुरम। तन्यूर या तंकुरम। या फिर पूछा जा सकता है कि चोलकालीन तन्यूर या तंकुरम क्या थे? तो बड़े गांव। नाडू की स्थानीय सभा नटार या नाटार कहलाती थी। नाडू की स्थानीय सभा, नाडू मतलब जिला, तो नाडू की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाटार या नटार। इंपॉर्टेंट ये भी लाइन, गांव के वार्ड को कुटुंब कहा जाता था। गांव को वार्डों में विभाजित किया गया जाता था, देखो इसको कुटुंब कहते थे। आज की जो गांव की स्थिति है वही चोल काल के समय उसका विभाजन था। देखिए तो कितना जबरदस्त राजनीतिक व्यवस्था थी गांव में। आगे हम पढ़ेंगे जिस प्रकार से गांव में ग्राम सभा है, उनसे हम ग्राम सभा वार्ड पंच निर्वाचित करते हैं, फिर उप सरपंच का मनोनयन होता है और सरपंच का निर्वाचन होता है। तो उसी प्रकार से चोल काल में गांव वार्डों में विभाजित थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? कुटुंब। अब है स्थानीय प्रशासन, जो चोलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी अगर चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण है तो स्थानीय प्रशासन। चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन है स्थानीय स्वशासन। यानी गांव या स्थानीय जो स्वशासन था वो उनके आंतरिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र थे। राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सवाल यहाँ भी बन सकता है, ये डीप सवाल है वैसे, जो बड़े स्तर के कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जानकारी हमें किन से मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख प्रांतक प्रथम का, उससे हमें जानकारी मिलती है। ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्ता की व्यवस्था होती थी। यानी गांव में और नगरों में स्थानीय स्वायत्ता की व्यवस्था थी। यानी वहाँ की जो गांव की जो निर्वाचन बॉडी है और नगरों की जो निर्वाचन बॉडी है जो स्वतंत्र है, वो वहाँ की व्यवस्था वो सब खुद देखते थे। राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। चलिए आगे, चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है। समझ में आया? चोल अभिलेखों में कितनी प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार की। वापस बार बार रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में समझिए। तो चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की सभाओं का उल्लेख है? 3। कौन कौन सी? पहली उर, दूसरी सभा या महासभा, तीसरी नगरम। समझ में आ गया? 3 सभा कौन सी? उर, सभा या महासभा और नगरम। चलिए, और इनके सदस्यों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और नैतिक योग्यताएं निर्धारित की हुई थी। ठीक है ना? आज वर्तमान में वैसे गांव के जो निर्वाचन है वो सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता हटा दी गई है, लेकिन उस समय शैक्षणिक योग्यता निर्धारित थी, आर्थिक योग्यता निर्धारित थी, नैतिक योग्यता निर्धारित थी। हम पढ़ेंगे आगे। अब है पहला उर। ध्यान से समझना कि उर क्या था। तो ये पहली सभा है उर। ये सभी लोगों की ग्राम सभा थी। यानी उस गांव में रहने वाले सभी लोग उर के सदस्य होते थे। समझ में आ गया? चलिए, इसकी बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे, क्योंकि सभी लोग इसके सदस्य थे। तो इसकी बैठक में सभी ग्रामवासी इसमें भाग लेते थे, कोई विशेष नहीं, अलग नहीं। ठीक है, ये सामान्य मनुष्यों की संस्था थी, यानी आम जनता इसकी सदस्य थी, आम जनता। ठीक है ना? चलिए, फिर
उर की कार्य समिति को आलुंगणम कहा जाता था या गणम कहा जाता था। ये भी सवाल बन गया कि उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था, आलुंगणम, शासकगण अथवा गणम कहा जाता था। सामान्य वयस्क पुरुष करदाता इसमें शामिल थे। आम जनता तो थी, आम जनता में कौन से ऐसे इसके सदस्य थे, ऐसे वयस्क पुरुष जो टैक्स देते थे वो इसमें शामिल थे। ठीक है, अब वापस सुन लीजिए इसको। उर में ये सभी लोगों की ग्राम सभा थी एक प्रकार से, इसकी बैठकों में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। ये सामान्य मनुष्यों की संस्था थी और उर की कार्य समिति को आलुंगणम, शासकगण अथवा गणम कहा जाता था और सामान्य वयस्क पुरुष जो टैक्स देते थे वो इसके सदस्य थे, वो भी इसमें शामिल थे। अब है दूसरा, सभा या महासभा, महत्वपूर्ण है। ये गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी, यानी वरिष्ठ लोग और वो भी ब्राह्मण, वो इसके सदस्य होते थे। ठीक, समझ में आ गया। उर और सभा में अंतर क्या है? उर तो आम जनता की सभा थी और सभा या महासभा वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। नंबर 2, ये अग्रहारों यानी ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव की एक संस्था थी, यानी ब्राह्मणों को ये अग्रहार, ऐसी अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को दान दिए गांव, उनको अग्रहार कहा जाता है। तो जो दान दिए गए गांव है वो सभी गांव सभा या महासभा के रूप में पहचाने जाते थे। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। ठीक है, अग्रहारों में वही लोग निवास करते हैं जिनको भूमि दान मिली, और उस समय भूमि दान किसको दी जाती थी? अग्रहारों यानी ब्राह्मणों को। ऐसे गांवों को ब्रह्मदेय या मंगलम भी कहा जाता था, यानी अग्रहार या ब्राह्मणों के गांव को ब्रह्मदेय या मंगलम कहा जाता था। अग्रहार में शासन के लिए महाजन नामक संस्था थी। अग्रहार यानी सभा या महासभा की जो शासन करने के लिए नियुक्त थे, शासन कौन करते थे? महाजन एक छोटी संस्था थी, वो यहाँ का शासन व्यवस्था देखती थी, जिसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। तो अग्रहार में शासन व्यवस्था के लिए कौन सी संस्था का काम करती थी? कौन सी संस्था? महाजन संस्था काम करती थी। या फिर सभा या महासभा के शासन व्यवस्था कौन देखते थे? महाजन। और महाजन में कौन शामिल होते थे? ब्राह्मणों के प्रतिनिधि। ठीक, वापस सुन ली। सभा या महासभा ये गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी, और ये अग्रहार, अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव, ऐसी संस्था थी। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, और ऐसे गांवों को ब्रह्मदेय या मंगलम, यानी अग्रहारों को ब्रह्मदेय या मंगलम भी कहा जाता था। और इन की शासन व्यवस्था महाजन नामक एक संस्था करती थी, और उनके सदस्य ब्राह्मणों के प्रतिनिधि होते थे। फिर है तीसरी संस्था, नगरम। ये एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये व्यापारिक समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी, यानी व्यापारियों की एक सभा थी। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्राय व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु किया जाता था। नगरम का मतलब ये एक व्यापारिक केंद्रों का प्रबंध करना, व्यवस्था करना, यानी जहाँ व्यापार होते हैं वहाँ की प्रबंध व्यवस्था कौन करते थे, या उनकी व्यवस्था कौन करते थे? नगरम। इसमें मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। तो नगरम में कौन सदस्य होते थे? व्यापारी। और नगर की सभा को नगरतार कहा जाता था। नगर की सभा को नगरतार कहा जाता था। इम्पोर्टेंट यहाँ भी ये सवाल बन गया कि चोलकालीन नगर की सभा क्या कहलाती थी? नगरतार। मोस्ट वीर गांवों के कारोबार की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। मोस्ट है कि वारियम क्या थी? चोलकालीन वारियम से आपको क्या तात्पर्य है? तो गांव के कारोबार की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, और उसे ही वारियम कहा जाता था।
फिर ये कुछ मोस्ट बातें हैं, उनको ध्यान से सुनिए। और सभा, महासभा तथा नगरम के सभी सदस्य क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। ठीक है। पेरुमक्कल नामक निर्वाचित सदस्य सभा के सदस्य होते थे। यानी पेरुमक्कल सभा या महासभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता था, पेरुमक्कल। यहाँ इसका समझिए आप कि सभा या महासभा के निर्वाचित सदस्य क्या कहलाते थे, पेरुमक्कल। ठीक। ये समितियां संचयी व्यवस्था, भूमि विवरण, लगान और करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख और न्याय आदि प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करती थी। कौन? और सभा, महासभा या नगरम। चलिए, सभा की बैठक गांव के मंदिर या वृक्ष के नीचे या फिर जलाशय के किनारे भी हो सकती थी। सभा की बैठकें कहाँ हो सकती थी, गांव के मंदिर में या वृक्ष के नीचे या जलाशय के तालाब के किनारों पर भी होती थी। अब है वारियम कार्यकारिणी समिति का गठन। बहुत ही बारीकी से मैंने इसको अलग अलग तरीके से बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाया, आसानी समझ में आ जाएगी। देखो वारियम क्या है, तो प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। कोई भी गांव है उसको कितने वार्डों में बांटना, 30 वार्डों। और प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य का चुनाव होता था, वो भी किससे, लॉटरी से। और लॉटरी आपको पता ही, वहाँ क्या होता था, 30 वार्ड है, एक एक वार्ड से वहाँ पर क्या किया जाता था, लॉटरी सिस्टम। यानी अगर एक वार्ड में वो एक से अधिक दावेदार है तो वहाँ पर वो चिट डाल दी जाती थी और उसको हिला दिया जाता था, और अबोध बच्चे से वो चिट निकाली जाती और जिसका नाम आता वो उस वार्ड का सदस्य होता। अब क्या क्या है शर्तें वारियम के सदस्य बनने के लिए, तो पहला है आयु 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि अगर वारियम कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनना है तो आयु कम से कम 35 और अधिक से अधिक 70 वर्ष। नंबर 2, 1.5 एकड़ भूमि का वो मालिक हो। ठीक। नंबर 3, अपनी भूमि में रहने के लिए वो मकान हो, यानी अपनी भूमि पर उसको निवास करने के लिए उसका खुद का मकान हो। और चौथा, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। ये 4 शर्तें थी। वारियम कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनना है तो 35 से 70 वर्ष की आयु, 1.5 एकड़ भूमि और अपनी भूमि पर उसका निवास स्थान या मकान बना हुआ हो और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। अब देखिए वो 30 जो सदस्य है उनका विभाजन, वापस 30 सदस्यों का विभाजन तीन तरीके से था। पहला 12 सदस्य, दूसरा 12 सदस्य और तीसरा 6 सदस्य। यानी 12 ऐसे सदस्य बुजुर्ग विद्वान, 12 ऐसे सदस्य जो बुजुर्ग या विद्वान थे वो उसकी वार्षिक समिति के सदस्य होते थे। और 12 सदस्य उद्यान समिति के सदस्य होते थे और 6 सदस्य तटाक समिति के सदस्य। तटाक मतलब तालाब यानी जल स्रोतों वाले समिति के सदस्य 6। येरीवारियम, जिसे तटाक समिति को येरीवारियम कहा जाता था। इस प्रकार से वारियम के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। ठीक। 360 दिन वे अपने पद पर कार्य करता, शेष 5 दिवस अपना हिसाब किताब प्रस्तुत करता। चलिए, अपराध सिद्ध होने पर उसे उसके पद से हटा दिया जाता था। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। ठीक। चलिए, फिर है ग्राम सभा। ये भूमि कर का संग्रह करती थी। भूमि कर टैक्स वसूलने का काम कौन करती थी, ग्राम सभा। संग्रहित कर को राजकोष में जमा कराना होता था और ग्रामीण विवादों का फैसला भी ग्राम सभा करती थी। और मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार, आय व्यय का प्रबंधन का काम भी कौन करती थी, ग्राम सभा। और ग्राम सभा में एक मध्यस्थ नामक वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। ग्राम सभा में कौन होते थे, मध्यस्थ नामक वेतनभोगी कर्मचारी, जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। और वेतनभोगी कर्मचारियों का वर्ग क्या कहलाता था, आयगार। आयगार
वेतनभोगी चोलकालीन वेतनभोगी कर्मचारियों का वर्ग क्या कहलाता था? आयगार। और चोलकालीन वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाते थे? मध्यस्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राम वास्तव में लघु गणतंत्र ही थे। ये चोलकालीन स्थानीय स्वशासन था। इस प्रकार से चोलों की गांव की और नगरों की शानदार व्यवस्था थी। चलिए सवालों पर आते हैं। पहला सवाल नंबर 1, चोलकालीन प्रांतों को क्या कहा जाता था? सवाल नंबर 1 वापस सुनिए, चोलकालीन प्रांतों को क्या कहा जाता था? सवाल नंबर 2, चोलकालीन प्रांतीय प्रशासक क्या कहलाते थे? सवाल नंबर 2, चोलकालीन प्रांतीय प्रशासक क्या कहलाते थे? सवाल नंबर 3, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन समझाइए। सवाल नंबर 3, चोलकालीन प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन समझाइए। सवाल नंबर 4, चोलकालीन बड़े गांवों को क्या कहा जाता था? सवाल नंबर 4, चोलकालीन बड़े गांवों को क्या कहा जाता था? सवाल नंबर 5, नाडू की स्थानीय सभा क्या कहलाती थी? नाडू की स्थानीय सभा क्या कहलाती थी? सवाल नेक्स्ट, गांव के वार्ड क्या कहलाते थे? गांव के वार्ड क्या कहलाते थे? नेक्स्ट, चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या थी? चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या थी? फिर लिखिए, चोल अभिलेखों में कितनी सभाओं का उल्लेख मिलता है? चोल अभिलेखों में कितनी सभाओं का उल्लेख मिलता है? वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, वार्यम कार्यकारिणी समिति क्या थी? उसके गठन को समझाइए। वार्यम कार्यकारिणी समिति क्या थी? उसके गठन को समझाइए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को बहुत बहुत मुबारक। आप लगातार अपना मेहनत परिश्रम करते रहिए और जहाँ भी मेरे YouTube ही नहीं, जहाँ भी आपको अपने प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम जहाँ भी मिले आप उसको बार बार देखते रहिए और अच्छी सामग्री से आपको हर YouTube के चैनल से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आपको अन्य में रीट के लिए भी आगे से कुछ वीडियो और आपके परामर्श के वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हिस्ट्री वाले गुरुजी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय